नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तुल्यारिस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हम रोजाना इस समय देखते हैं रीड एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चंस के रूप में हम एक टेस्ट लिया करते हैं दोस्तों डेली। और अब तो इस टेस्ट की इस प्रकार से आदत हो चुकी है कि 10 बजे की उत्सुकता आप जितनी आपको रहती है उतनी ही मुझे भी रहती है। बड़ा इंतजार रहता है कि रात को 10 बजे आपसे कुछ देर के लिए बात हो पाएगी, चाहे वो एक तरफा ही होती है। और आपके कमेंट जो मैं लगातार उसी समय पढ़ता हूँ और उसके आंसर भी देता हूँ दोस्तों, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। और दोस्तों, बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए जाते हैं, वरना तो देखिएगा दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मार्केट में हैं, कहीं से भी उठा करके भी इस क्वेश्चन बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए वही प्रश्न लेकर के आऊं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या इम्पोर्टेंट है या कोई नए टाइप का क्वेश्चन होता है, तो वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लाए जाते हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके बता दिया कीजिएगा, ताकि हमें भी ये थोड़ा फीडबैक मिलता रहता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगे, कुछ चेंज अगर आप चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल सारे कमेंट हम पढ़ते हैं और उनके आंसर भी आपको देते हैं। और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। हालांकि अभी जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा कोविड के कारण नेगेटिव बना हुआ है। हर व्यक्ति की एक चिंता है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के है या अपने आप को बचाए रखने की है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने आप को बचा करके भी आपको रखना है। और सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है दोस्तों। अगर हम बचेंगे तभी हम परीक्षा दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपना बचाव भी करना है, वैक्सीनेशन भी लेना है, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आप सभी 18 साल से ऊपर ही हैं, होंगे ही, है ना। जाहिर सी बात है, अन्यथा तो आप रीट की परीक्षा दे ही नहीं सकते। अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। कुछ महीने 2 महीने आपको थोड़ी तैयारी अच्छे से करनी होगी, थोड़ा घर के अंदर रह करके। और इसको आप पॉजिटिव भी लें, आपको तैयारी करने के लिए भी बहुत अच्छा समय मिल रहा है, तो समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा समय का लाभ उठाता है, समय का सदुपयोग करता है दोस्तों। लेकिन वातावरण कितना भी नकारात्मक है, लेकिन आपको पॉजिटिव उसमें रहना है दोस्तों। पॉजिटिव रहते हुए आपको अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करना होगा दोस्तों, वरना अभी तो यही चल रहा है। टीवी में आप देखते हैं, कहीं भी आप मैसेज में आते हैं दोस्तों। हालांकि स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा करके रख सकते हैं। और बचाने के लिए आपको अपने घर पे रहना है। और जो भी आपको गाइडलाइन बताई जाती है, आप सभी जानते हैं, इतना ज़्यादा फैल चुका है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता कि मास्क लगाएं, ये करें, वो करें। वो आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं। सभी मेरे बच्चे सारे के सारे समझदार हैं और पढ़ाई करने वाले अच्छे बच्चे हैं दोस्तों, तभी वो मुझे सुन पाएंगे। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं होते ना, तो मेरे पास पढ़ाने के सिवा कुछ भी नहीं होता। न कोई मैं कभी इधर उधर की बातें किया करता हूँ, न इस तरह का हमारा कुछ रहता है। कोशिश ये रहती है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुंचा दिया जाए। आज भी बस थोड़ा सा मन था, इसलिए आपसे थोड़ी बात कर ली, और बात करके आपसे अच्छा लगता है इसलिए। तो अपने आप को कंसंट्रेट रखें, अपने पेपर को ध्यान में रखें दोस्तों। आपका पहला लक्ष्य रीट है। अगर अब लग तो नहीं रहा कि जून में पेपर हो पाएगा, क्योंकि अभी माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक भी कुछ हो पाएगा दोस्तों। लेकिन हमारा काम है तैयारी करना। आप अच्छे से तैयारी करें, आपको क्वेश्चन रेगुलर मिल रहे हैं। ऐप के ऊपर भी आपके लिए रोजाना क्वेश्चन डाले जाते हैं दोस्तों। पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। फिर भी आपके तरफ से कोई सुझाव हो तो जितना समय मिल पाता है हम कोशिश करते हैं। मेरा भी काम जो है कोविड के कारण बढ़ जाता है दोस्तों, तो उसमें भी ड्यूटी के दौरान भी काफ़ी काम होता है। लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि आपके साथ में रोज़ाना जुड़ूं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने की कोशिश भी रहती है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं। काफ़ी बातें हमारी हो चुकी हैं, आज के पहले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बालकों के अधिकार बिल का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? अनुच्छेद 42 है, 12-13 है, 23, 28, 29 है, या फिर अनुच्छेद 36 है दोस्तों। बालकों का अधिकार बिल जो है 1992 का है, उसमें कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? क्या है दोस्तों? सही आंसर चेक करिएगा। आंसर नंबर 1 है दोस्तों, अनुच्छेद 42 जो है। इसके बाद में दोस्तों दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता
तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। प्रभुसत्ता कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं, स्वेच्छाचारिता कहते हैं या धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। दोस्तों जब राज्य किसी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। क्या है दोस्तों सही आंसर? आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा, मैंने भी 2-3 बार आपको ये बातें बता चुकी हैं। चलिएगा चेक करें, सही आंसर हमारा नंबर 4। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा, प्रस्तावना में भी ये आपके शब्द दिया गया है। तीसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जिसके सदस्य होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अपनी बात कर रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक गण होता है, जो मंडल होता है, उसमें कौन कौन होते हैं। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य या राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? फटाफट से क्लिक कीजिएगा, आसान प्रश्न है, अभी तक तो आपको याद हो चुका होगा। चलिए चेक करें, सही आंसर हमारा नंबर 2। तो इसमें देखिएगा दोनों सदनों के सभी सदस्य, केवल निर्वाचित की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो किस में होता है? वो राष्ट्रपति में होता है, उसमें साथ ही साथ राज्यों वाले भी भाग लेते हैं। तो यहाँ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? 4 विशेषता है हमारे पास में, आपको बताना है कौन सी विशेषता भारतीय संविधान हमें नहीं देता है। प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार और उसके कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चेक करें, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। ऐसा बिल्कुल भी हमारे भारतीय संविधान के द्वारा किसी प्रकार का प्रावधान हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों बड़ा आसान सा और अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं आप सभी का सही होगा। चलिएगा दोस्तों चेक करते हैं, सही आंसर हमारा है नंबर 4, 25 सदस्य होते हैं। कितने हैं? लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव होता है? 25 पे होता है, 25 सीटें हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, संसद से क्या तात्पर्य? संसद से आप क्या समझते हैं? बहुत ही बेसिक सा लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा और लोकसभा है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? संसद से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये हमारा सही आंसर है। तीनों से मिलकर के संसद जो है हमारी बनती है। तो संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, एक हमारी राज्यसभा होती है और एक होती है हमारी लोकसभा। ये तीनों ही संसद में आती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? किसी राज्य में जो है वो संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अपने लगाते हैं, और राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है वहाँ के राज्यपाल का शासन। तब सारी शक्तियाँ केंद्र के अधीन आ जाती हैं। तो फिर आपको बताना है कौन से अनुच्छेद से होता है? 360, 62, 56 या फिर 256। क्या है दोस्तों सही आंसर? चेक करिएगा, कर लिया होगा अब तक तो काफ़ी बातें हो चुकी है हमारी इस विषय में। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 3, 356, आर्टिकल 356। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 5 मई 2010 को, 24 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को या फिर 1 मई 2010 को। राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? 5 मई 2010, 24 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 या फिर 1 मई 2010। चलिए चेक करते हैं दोस्तों, सही आंसर हमारा नंबर 2, 24 अप्रैल 2010 राष्ट्रीय पंचायत दिवस। आगे दोस्तों अपनी बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है कितनी है? दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं पर प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या फिर 18 वर्ष है? दोस्तों कितनी है? पंचायती राज संस्थाओं में कोई भी पद है उस पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है हमारी, चेक कर लेते हैं। सही आंसर है 2, 21 वर्ष की आयु अनिवार्य है।
अगला हमारा प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर क्या काम करता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, सदस्यों को शपथ दिलाता है, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करता है जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, या केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है या नहीं है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर, चेक कर लेते हैं। हमारा सही आंसर है नंबर 2। वो देखिएगा जब तक सभा के अध्यक्ष का, सदन के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक उसके वरिष्ठतम सदस्य, जो भी किसी भी पार्टी का हो, वरिष्ठतम सदस्य होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में देखिए चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, और वो जो है वो बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है और फिर उनमें से जो है किसी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, कांगड़ कांड का संबंध किस आंदोलन से है। कौन से किसान आंदोलन में कांगड़ कांड शब्द आता है। शेखावाटी, जोधपुर, बूंदी या फिर बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर। चलिए दोस्तों चेक करते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 4 बीकानेर किसान आंदोलन से ये संबंधित है। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों के द्वारा हिंदू पद कहा गया है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट, आसान है, हो सकता है आपका पढ़ा हुआ हो। तो कुंभा है, सांगा है, नागभट्ट द्वितीय है, अरुणराज है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, तो चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 2 है, राणा सांगा। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसके पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा था। यानी वो कौन सा स्थान था जहां से महाराणा प्रताप मुगलों से आजीवन प्रतिरोध लेते रहते। कुंभलगढ़, चावंड, देवगढ़ या गोगुंदा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 चावंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था। इनमें से आपको बताना है। महाराणा सांगा की जो सेना थी, खानवा का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है कौन शामिल नहीं था। महाराणा सांगा की सेना महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूरी, मालदेव राठौड़। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 3 हकीम खां सूरी नहीं था। किसके युद्ध में शामिल था आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तेजाजी के चबूतरे को थान और पुजारी को क्या कहते हैं। तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसे हम थान कहते हैं, तो पुजारी को शरणागत कहते हैं, सोहड़ कहते हैं, घोड़ला कहते हैं या देवजी कहते हैं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 3 घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, घोड़ला। अगला प्रश्न देखते हैं, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। इनमें से वो स्थान जो तेजाजी से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है दोस्तों। क्या है सही आंसर हमारा, पिचियाग, परबतसर, सुरसुरा या फिर खड़नाल। बताइएगा दोस्तों कमेंट करके फटाफट से। नहीं आता तो भी कर लिया करो ना, न तो इसमें कोई पैसा खर्च हो रहा है, समय आपका उतना ही लग रहा है, न कोई नेगेटिव मार्किंग है, कर लोगे तो याद रह जाएगा। चलिए चेक करें। सही आंसर हमारा नंबर 1 पिचियाग जो है वो किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। बड़ा अच्छा और बहुत ही अच्छे ढंग से डिजाइन किया गया प्रश्न है आपके लिए। तो माता पिता का नाम, किसके माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। पीपा जी, धन्ना जी, जांबू जी, सिद्ध जसनाथ जी। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा, चेक करिएगा। अगर आपका आंसर सही है तो देखते हैं क्या है सही आंसर हमारा नंबर 3 है जांबू जी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, तिलवाड़ा पशु मेला जो है वो कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, तिलवाड़ा पशु मेला जो है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। क्या है सही आंसर हमारा, चेक करिएगा। फटाफट से कमेंट करिएगा पहले, तभी आप आंसर चेक करेंगे। तो सही आंसर हमारा नंबर 4 है मल्लीनाथ जी। और दोस्तों अगर आप आंसर को सोचना चाहते हैं ना तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, है ना, ताकि जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उनको ये लाभ होता है। चार वेद क्या है, चार वेद किसे कहते हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध नृत्य है, गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त वाद्य है, गरासिया जनजाति से जुड़ा गीत है या काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। चार वेद क्या है दोस्तों, किसे कहते हैं। तो दोस्तों कमेंट करिएगा फटाफट से, तभी हम चेक कर पाएंगे। चलिए चेक करते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 4 है, काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था। राम सिंह, राव चंद्रसेन, उदय सिंह या फिर कल्याणमल।
मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? राम सिंह, रावचंद्र सेन, उदय सिंह या फिर कल्याणमल? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, रावचंद्र सेन था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपके लिए लाभदायक रही होगी वीडियो। सच में रही है तो लाइक करके समर्थन दे दिया कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।